बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव दाहूपुर में एक किसान रहता था, रामू। उसका रंग सांवला, शरीर दुबला पतला, आंखों में मेहनत की चमक और चेहरे पर ईमानदारी की लकीरें थी। उसके पास बस आधा बीघा जमीन थी, एक पुराना बैल और लकड़ी से बना एक झोपड़ी का घर। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान होती थी, क्योंकि उसके दिल में कोई लालच नहीं था। वो हमेशा कहता था, धरती माँ सबका पेट भरती है, अगर ईमान से हल चलाओ तो भूखा कभी कोई नहीं सोता। रामू हर दिन सूरज उगने से पहले उठता, बैल को चारा डालता, कुएं से पानी निकालता और खेत की ओर निकल पड़ता। साथ ही उसकी पत्नी शालू बड़ी मेहनती और सहनशील स्त्री थी। दोनों का एक बेटा था, गोपाल, जो पढ़ने में बहुत ही होशियार था। रामू का सपना था कि गोपाल पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बने, ताकि वो औरों के जैसे खेतों में मरखपने की जिंदगी न जिए। हर दिन की तरह उस दिन भी रामू खेत में हल चला रहा था। सूरज की किरणें धरती पर पिघले सोने की तरह फैल रही थी, लेकिन रामू के माथे पर चिंता की रेखाएं उभर रही थी। कई दिनों से बादल तो थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। उसका गेहूं सूखने लगा था। वो सोच में डूबा था। अगर इस बार भी फसल अच्छी नहीं हुई तो मैं चंदू सेठ का कर्ज कैसे चुका पाऊंगा। रामू ने 2 साल पहले गांव के जमींदार चंदू सेठ से कुछ पैसे उधार लिए थे, अपने बेटे की फीस और बीज खरीदने के लिए। तब सेठ ने कहा था, रामू चिंता मत कर, तू मेरा भरोसेमंद आदमी है। जब अच्छी फसल होगी तो चुका देना। लेकिन तब से मौसम की मार ने एक भी अच्छी फसल नहीं होने दी। सेठ चंदू गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास दर्जनों खेत, नौकर थे, लेकिन दिल से वो बहुत ही लालची और निर्दयी था। उसे बस ब्याज और जमीनों की लालच रहती थी। वो अक्सर गरीबों को कर्ज देकर उनके खेत हड़प लेता था। कुछ खाया नहीं, दिन भर खेत में लगे रहे। गोपाल की किताबें भी पुरानी हो गई है। इस बार तो कुछ करना पड़ेगा। सालू मैं कोशिश कर रहा हूँ, भगवान भी तो देख रहा है। लेकिन अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो सेठ जमीन छीन लेगा। उस रात रामू ठीक से सो नहीं पाया। उसके सपनों में खेत सूख रहे थे, सेठ हंस रहा था और गोपाल रो रहा था। सुबह फिर वही दिनचर्या, लेकिन इस बार रामू खेत पर देर तक बैठा रहा। उसके चेहरे पर चिंता, आंखों में आस और होंठ-होंठ पर कुछ सवाल थी। तभी वहाँ पर गोपाल आता है और अपने पिता से बोलता है, पिताजी, मेरे मास्टर साहब ने कहा है कि सरकार किसानों की मदद के लिए योजना लाई है। हमें मास्टर जी के ऑफिस जाना होगा। ये सुनकर रामू की आंखों में हल्की सी चमक आती है। शायद यही कोई रास्ता हो। साल का सबसे कठिन समय आ गया था, बरसात का मौसम। लेकिन इस बार बादल केवल गरज रहे थे, बरस नहीं रहे थे। रामू की फसल, जो अभी कुछ ही इंच उगी थी, धीरे धीरे मुरझाने लगी थी। चारों ओर धूप की तलखी और खेतों की प्यास जैसी चुप्पी थी। गांव के सारे किसान परेशान थे, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी रामू के दिल में थी। हर सुबह रामू आसमान की तरफ देखता। कहीं कोई बादल नहीं, केवल आग बरसाती धूप। वो अपनी दोनों हथेलियां जोड़कर आसमान की ओर देखता और धीरे से बुदबुदाता, हे भगवान, एक बार तो पानी बरसा दो। कब तक हमें यूं ही बादल गरजा कर तरसाते रहोगे? ऐसे में हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। शाम होते ही गांव की चबूतरे पर किसान इकट्ठा होते हैं, लेकिन बातों में केवल शोर होती। तभी पहला किसान बोलता है, सरकार के अधिकारी आए थे, फोटो खींचकर चले गए। योजना सिर्फ अखबार में छपती है, लेकिन खेतों में नहीं दिखती। हम तो मर रहे हैं। कर्ज ऊपर से बढ़ता जा रहा है
और ऊपर वाला भी चुप है। रामू बस चुपचाप सुनता और फिर अकेले खेत की ओर निकल जाता। उसकी आंखों में केवल अपने बेटे गोपाल का भविष्य घूमता। क्या वो कभी स्कूल जा पाएगा? घर में अनाज खत्म हो चुका था। शालू रोटियां आटे से नहीं, आंसुओं से गूंथ रही थी। वो चाहती थी कि रामू सेठ के पास दोबारा कर्ज मांगे, लेकिन रामू इनकार करता, क्योंकि रामू का खेत पहले ही सेठ के पास गिरवी पड़ा था। सेठ को और क्या देना है? आधा खेत तो पहले ही गिरवी है उनके पास। अगर बाकी भी चला गया तो हम सड़क पर आ जाएंगे भाग्यवान। तो क्या भूख से मरेंगे? नहीं, लड़ेंगे। गोपाल, जो कोने में बैठा अपनी पुरानी किताबें पढ़ रहा था, चुपचाप सब सुन रहा था। उसके दिल में एक चिंगारी सुलग रही थी। अगली सुबह रामू और गोपाल के मास्टर जी के कहने पर ऑफिस पहुँचे। वहाँ भारी भीड़ थी। किसान अपने अपने दस्तावेज लेकर लाइन में खड़े थे। सरकारी बाबू आराम से पंखा झेल रहे थे और किसानों को बार बार टाल रहे थे। जब रामू की बारी आई तो बाबू ने बिना देखे ही कागज वापस कर दिए। इनकम सर्टिफिकेट पुराना है, नया बनवाओ। साहब, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, बस यही एक उम्मीद है। प्लीज देखिए ना। अरे भाई, नियम है तो है, हटो, अगले को आने दो। रामू निराश होकर लौट आया। गोपाल का चेहरा झुका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक संकल्प था। एक रात अचानक गरज के साथ बारिश आई, खेतों में पानी भर गया। किसान खुशी से झूम उठे, लेकिन ये खुशी बहुत छोटी थी कि सेठ चंदू की बड़ी सफेद जीप धूल उड़ाती हुई रामू के घर के पास रुकी। 2 गुंडे उसके साथ थे, मोटे लाल आंखों वाले, हाथ में डंडा और कमर में लाठी। रामू खेत से लौट ही रहा था कि आवाज आई, ओ रामू, जरा बाहर तो आओ, तुम्हारे पुराने कर्ज की याद ताज़ा कराने आए हैं। रामू ने घबराकर अपनी पत्नी को भीतर भेजा और खुद बाहर आ गया। कितना कर्ज हुआ होगा जानते हो? 12,000 लिया था, अब ब्याज मिलाकर बना 22,000। सेठ जी, मैंने वादा किया था अगली फसल से चुका दूंगा, पर इस बार भी नुकसान हो गया है। बारिश होने की वजह से सारा फसल बर्बाद हो गया। हर बार एक ही कहानी सुनाता है। अब अगर 1 हफ्ते में पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी बची जमीन भी मेरी होगी, समझे? रामू का गला सूख गया। उसे याद था कि उसने जमीन के कागज पर दस्तखत किए थे तब जब बेटा बीमार था और अस्पताल ले जाने के लिए उसे सेठ के दरवाजे पर गिरना पड़ा था। रामू के पास वो रसीद थी जिसमें ब्याज 5% लिखा था, लेकिन सेठ ने अब नई पर्ची दिखाई जिस पर 10% मासिक ब्याज लिखा था और उस पर भी रामू के दस्तखत। ये दस्तखत मेरे नहीं है सेठ जी। अब अदालत जाकर साबित करो। और हाँ, वकील रखने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। रामू अंदर से कांप रहा था। सेठ के गुंडों ने चारों ओर से घेर लिया। भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। भीड़ की चुप्पी, अन्याय की ताकत। गांव के बाकी किसान सब जानते थे कि सेठ कितना दुष्ट है, लेकिन कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता था, क्योंकि हर किसी के कंधे पर कोई ना कोई कर्ज था। सेठ उनकी कमजोरियों को पकड़कर उन्हें डराता धमकाता था। रामू ने दुखी होकर लोगों की तरफ देखा और कहा, कल को तुम्हारे साथ भी यही होगा। आज मेरी जमीन जा रही है, कल तुम्हारी जाएगी, फिर भी तुम सब चुप क्यों हो? भीड़ में हलचल हुई, लेकिन कोई आगे नहीं आया। उस रात गोपाल ने पिता के पुराने कागज देखे, फिर नए वाले। उसके मास्टर ने उसे फर्जी दस्तावेज और हस्ताक्षर की पहचान करना सिखाया था। गोपाल ने कहा, बाबा, ये दस्तखत असली नहीं है, हम कुछ कर सकते हैं। बेटा, वह बहुत ताकतवर है, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर अन्याय को सहा जाए तो वो और बढ़ता है। अब चुप नहीं बैठना है।
गोपाल ने तय किया कि वो जिला अधिकारी तक मामला पहुंचाएगा, लेकिन इसके लिए सबूत चाहिए था, दस्तावेजों की फोटोकॉपी, गवाह और गांव वालों का साथ। अगले दिन रामू ने अपनी बची जमीन और जेवर गिरवी रखकर गोपाल को पास के गांव भेजा, एक वकील से मिलने और रिपोर्ट दर्ज कराने। 3 दिन बीत चुके थे। रामू की झोपड़ी में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। गोपाल गांव गया था और रामू हर पल उसकी सलामती की दुआ कर रहा था। अब उसके पास न पैसा था, न खेत की पूरी जमीन और न ही कोई सहारा। वो सुबह जब वह खेत की ओर गया तो देखा उसके खेत पर सेठ के गुंडे खड़े थे। सेठ ने खेत पर अपना बोर्ड भी लगवा दिया। यह जमीन अब चांदू सेठ एंड सन्स की संपत्ति है। रामू की सांस अटक गई। उसने आवाज लगाई, ये अन्याय है, अभी समय बाकी है, मैंने वादा किया था। सेठ का आदेश है, अब तू इस जमीन के पास भी नहीं भटकेगा, नहीं तो तेरा टांग तोड़ दिया जाएगा। रामू तू सही है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमारा खुद का कर्ज उस सेठ के पास है। हमारे बच्चों की पढ़ाई, इलाज, सब कुछ उसी सेठ पर टिका है। रामू ने देखा डर हर एक चेहरे पर छाया हुआ है, और वही डर अन्याय को ताकत देता है। उधर गोपाल कस्बे में वकील मुरलीधर मिश्रा से मिल रहा था। एक सादे कपड़ों वाला सज्जन वकील जो किसानों के हक की लड़ाई मुफ्त में लड़ता था। सर, मेरे बाबा को सेठ ने झूठे दस्तावेजों से फंसा लिया है। ये लीजिए, असली और नकली दस्तखतों की तुलना कीजिए। बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब हमें इसके खिलाफ रिपोर्ट करनी होगी, और सबसे जरूरी है मीडिया और जिला अधिकारी तक पहुंचाना। उसी रात रामू ने गांव की चौपाल पर फिर आवाज उठाई। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं जानता हूँ तुम सब डर रहे हो, लेकिन अगर हम एक साथ खड़े ना हुए तो हम सब धीरे धीरे मिटा दिए जाएंगे। मेरी लड़ाई अकेली नहीं, हम सब की है। कुछ चेहरे पिघले, लेकिन कोई आगे नहीं आया। रामू फिर अकेले अपने झोपड़े में लौट आया, पर इस बार उसके चेहरे पर हार नहीं थी। बस इंतजार था गोपाल के लौटने का। गांव के बाहर एक धूल भरी सड़क पर एक साइकिल आ रही थी। उस पर बैठा था गोपाल, आंखों में चमक और हाथ में कुछ जरूरी दस्तावेज। पीछे एक साधारण दिखने वाले बुजुर्ग सज्जन थे, वकील मुरलीधर मिश्रा, जिनके चेहरे पर अनुभव और आत्मविश्वास दोनों थे। गोपाल शुरू से ही होशियार छात्र था। उसे अपने मास्टर जी की वो बात हमेशा याद रहती थी, बेटा, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। ये कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है, और सचमुच आज वही पढ़ाई उसे सेठ जैसे जालिमों से लड़ने की ताकत दे रही थी। बेटा, तूने जो नकली और असली दस्तखतों का फर्क दिखाया है वो बहुत मजबूत सबूत है, पर हमें और भी चाहिए। गांव वालों का बयान, सरकारी योजना की फाइल और पंचायत की रिपोर्ट। मैं सब लेकर आऊंगा। चाचा जी बाबा अकेले हैं, पर अब मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब वकील और गोपाल गांव पहुंचे तो सेठ के गुंडे की नजर उन पर पड़ी, तो उन्होंने जाकर सेठ को खबर दी। सेठ जी, वो छोरा वापस आया है, साथ में कोई वकील भी है। लगता है केस दर्ज कराने आया है। एक बच्चा और एक बूढ़ा मेरे खिलाफ क्या करेंगे? मुझे कानून के सारे दाव पता हैं। लेकिन सेठ भूल रहा था कि कभी कभी एक चिंगारी ही पूरे जंगल को जला सकती है। उस शाम गोपाल ने वकील मिश्रा के साथ गांव की चौपाल पर पंचायत के सामने दस्तावेज पेश किए। रामू वहां पहले से मौजूद था। सरपंच जी, ये देखिए असली दस्तखत और ये सेठ की नकली रसीदें। मेरे पिता को फंसाया गया है। आप निष्पक्ष पंचायत चलाइए। सेठ बहुत ताकतवर है बेटा, हम क्या कर सकते हैं? पंचायत का काम न्याय करना है, डरना नहीं। अगर आप नहीं बोलेंगे तो हम जिला अधिकारी के पास जाएंगे।
और तब सवाल केवल सेठ पर नहीं, आप पर भी होगा। चुप सरपंच अब थोड़े असहज हुए। गांव वालों में भी धीरे धीरे फुसफुसाहट होने लगी। सच में गोपाल ने सबूत ला दिए हैं। अगले दिन गोपाल ने गांव के स्कूल में एक छोटा सा भाषण दिया। उसने कहा, अगर आज हम अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो कल हमारी पीढ़ियां मिट जाएंगी। हमारे खेत हमारी जान हैं, उन्हें बेईमानी से छीनने वालों को हम नहीं छोड़ सकते। छोटे बच्चों ने ताली बजाई, बड़े लोग चुपचाप सोचने लगे। पहली बार एक बच्चे की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। वकील मिश्रा ने गोपाल की मदद से एक मजबूत कानूनी पत्र तैयार किया और जिला अधिकारी रजनीश वर्मा को भेजा, जिसमें फर्जीवाड़े का पूरा विवरण, दस्तखतों की तुलना, पंचायत की चुप्पी और सेठ की धमकियां दर्ज थी। अब फैसला जिला कार्यालय के हाथ में था। जैसे जैसे सच गांव में फैलने लगा, वैसे वैसे सेठ चंदू की बौखलाहट बढ़ती गई। उसे डर था कि अगर अब उसने कुछ बड़ा कदम नहीं उठाया तो रामू और गोपाल की सच्चाई पूरे जिले तक पहुंच जाएगी और उसके झूठ की दीवारें गिर जाएंगी। सेठ ने अपने वफादार मुंशी जग्गू को बुलाया और कहा, अब बहुत हुआ। वो छोकरा और उसका बुढ़ा बाप मुझे सिखाएंगे न्याय। अब ऐसा फंसाऊंगा कि कोर्ट कचहरी के चक्कर ही काटते रहेंगे। हुक्म दीजिए सेठ जी, आपके लिए जान हाजिर है। और फिर सेठ ने प्लान बनाया। रामू पर चोरी और मारपीट का झूठा केस डालने के 3 दिन बाद गांव के थाने से 2 पुलिस वाले रामू के घर आए। रामू चौंक गया। तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट है, सेठ लक्ष्मीचंद के गोदाम से अनाज चोरी किया है, साथ ही मुंशी पर हाथ उठाया है। क्या? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे पास खुद खाने को नहीं है, मैं चोरी क्यों करूंगा? हमें बस वारंट मिला है, चलो हमारे साथ। शालू चिल्लाई। गोपाल दौड़कर आया, लेकिन पुलिस रामू को थाने ले गई। गांव वालों ने फिर देखा अन्याय की एक और घटना, लेकिन फिर भी मुंह बंद रखे। थाने में रामू को एक कोने में बंद कर दिया गया। उससे कहा गया कि अगर वो अपनी गलती कबूल करे तो माफ कर दिया जाएगा, लेकिन रामू ने इनकार किया। मैं किसान हूँ, चोर नहीं। मैं जमीन हार जाऊँ, बेटा हार जाऊँ, लेकिन ईमान नहीं हारूंगा। पुलिस वालों ने मारपीट नहीं की, लेकिन डराने की हर कोशिश की। उधर गोपाल और वकील मिश्रा ने तुरंत प्रेस में खबर फैलाई। स्थानीय अखबारों में छपा, सच्चाई उजागर करने वाले किसान पर झूठा केस, सेठ की साजिश का खुलासा। इस खबर ने हड़कंप मचा दिया। सोशल मीडिया पर भी कुछ युवा छात्रों ने गोपाल की तारीफ की और किसानों के समर्थन में पोस्ट की। जिला अधिकारी रजनीश वर्मा तक मामला पहुंच चुका था। वो एक ईमानदार अधिकारी थे। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, रामू किसान की गिरफ्तारी पर रोक लगाओ। एफआईआर की जांच होनी चाहिए। अगर झूठा केस हुआ तो कड़ी कार्रवाई होगी। थाने में हड़कंप मच गया। अगले दिन रामू को बिना शर्त रिहा कर दिया गया। अब समझ आया, जब आवाज उठती है तो कुर्सियां जरूर हिलती है। गांव लौटते समय रामू ने गोपाल को गले से लगा लिया। गोपाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे आंसू दर्द के नहीं, गर्व के थे। जिला अदालत में केस की सुनवाई हुई। सामने थे गोपाल, रामू और मिश्रा वकील, और दूसरी ओर सेठ, उसकी कुर्सी पर पहली बार झुका हुआ, माथे पर पसीना, होंठ-होंठ पर चुप्पी। जज ने पूरी रिपोर्ट पढ़ी और बोले, सेठ चंदू द्वारा की गई फर्जी कागज, जालसाजी और निर्दोष किसान को झूठे मुकदमों में फंसाने का दोष सिद्ध होता है। अदालत सेठ को 7 साल की सजा सुनाती है और रामू को निर्दोष घोषित करती है।